एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर फ्रिक्शन का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कुछ फैक्टर्स की, वो फैक्टर्स जो कि हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। वो पूरी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो ये काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। अब इससे पहले कि हम फ्रिक्शन के टाइप्स को समझें, मैं आपको देने वाली हूँ एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस एग्जाम्पल को बताने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल और इस सवाल का जवाब आपको मुझे देना होगा। तो जो भी अभी मैं आपके सामने एग्जाम्पल आपको देने वाली हूँ उसको पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल है क्या? बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है कि हमारे पास है एक बॉक्स। क्या है हमारे पास? एक बॉक्स है और ये काफ़ी भारी है बॉक्स। तो इसका चलो इसको मैं लिख ही देती हूँ कि ये क्या है, एक बहुत ही हैवी बॉक्स है। ये हैवी बॉक्स अभी है कहाँ? ये हैवी बॉक्स है अभी पॉइंट ए पर। आपको किसी ने बोला है कि इस बॉक्स को आपको कहाँ तक लेकर के जाना है? पॉइंट बी तक लेकर के जाना है। इनिशियली ये जो बॉक्स है ये पॉइंट ए पे है, आपको इस बॉक्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जाना है। ऑब्वियस सी बात है, ये बॉक्स कैसा है? ये बॉक्स है रेस्ट पर। ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये अभी रेस्ट पर यूं ही पड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये बॉक्स पॉइंट ए से बी तक, मतलब ए पॉइंट से बी तक जाए, तो इसके लिए इस बॉक्स को मोशन में आना पड़ेगा। जब तक ये बॉक्स मोशन में नहीं आएगा तब तक ये अपनी जगह से पॉइंट ए से डिस्प्लेस नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कैसा है, स्टेशनरी है, उस रेस्ट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लेकर आना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बस बोलने भर से या इस बॉक्स को देखने भर से जो है ना, ये बॉक्स मोशन में नहीं आने वाला। कि हम इस बॉक्स को जो है ना 1 घंटे से घूर रहे हैं कि तुम्हें पॉइंट बी तक आना है, तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन बी तक आना है, तो तुम जल्दी से जो है ना मोशन में आ जाओ। तो देखने से, घूरने से या इसको बोलने से कुछ नहीं होने वाला। क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? बॉक्स को धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो ताकि वो पॉइंट ए से कहाँ आ जाए? पॉइंट बी तक आ जाए। ठीक है। तो इस समय जब आप एक रेस्ट बॉक्स को, एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो और इसके लिए जो आपने फोर्स लगाया है उस फोर्स का मैं नाम रख देती हूँ। नाम क्या है? सपोज है वो F1। F1 क्या है? ये वो फोर्स है जो कि आप बॉक्स के ऊपर लगा रहे हो। कब लगा रहे हो? ताकि वो रेस्ट से मोशन में आ जाए। तो एक ऑब्जेक्ट को, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जो आपने फोर्स लगाया है वो क्या है? F1 है। इतना क्लियर है? चलो, अब हुआ क्या कि आपने इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स हम बोलते हैं कि मोशन में आ गया। भाई इतनी मेहनत करोगे तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी तो आपको मिलेगा ना। ये जो बॉक्स है ये हम बोलते हैं कि मोशन में आ गया है। अब आप ये चाहते हो कि ये जो बॉक्स है ये मोशन में बना रहे, ये चलता रहे और चलते चलते अपने डेस्टिनेशन पॉइंट बी तक पहुंच जाए। इसके लिए आप अभी भी इस पे लगातार क्या कर रहे हो? फोर्स लगाते ही जा रहे हो। ऐसा नहीं कि बस धक्का मार के छोड़ दिया कि अब वो मोशन में आ गया, अब चला जाएगा, जाए ना जाए हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब है आपको पॉइंट बी तक लेकर के जाना है बॉक्स को। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि भाई जो बॉक्स है वो पॉइंट बी तक पहुंच जाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? अभी भी लगातार बॉक्स के ऊपर फोर्स डालते ही जा रहे हो। तो इस समय बॉक्स को मूव करने के लिए जो आप फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स का भी मैं नाम रख देती हूँ क्या? F2। देखो F1 और F2 में फर्क है। F1 क्या है? ये वो फोर्स है जो कि आप बॉक्स के ऊपर लगा रहे हो ताकि वो रेस्ट से मोशन में आ जाए। F2 वो वाला फोर्स है जो कि आप बॉक्स के ऊपर तब लगा रहे हो जब वो ऑलरेडी कैसा है? मोशन में है। बॉक्स अभी ठहरा हुआ नहीं है, वो अभी मूव ही कर रहा है और वो मूव करता रहे और अपनी डेस्टिनेशन तक, पॉइंट बी तक पहुंच जाए। इसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसके ऊपर F2 फोर्स लगा रहे हो। तो F1 अलग है, F2 अलग है। F1 तब लगा है
जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और वो मोशन में आ जाए, इसीलिए उस पर F1 लगा है। F2 कब लगा है? जब ऑलरेडी बॉक्स कैसा है, मोशन में है और वो मोशन में बना रहा है, इसके लिए आपने F2 फोर्स लगा दिया है। अब इसके बाद में आपसे किसी ने ये बोला कि भाई इतनी मेहनत क्यों करनी है, जब पता है कि बॉक्स कैसा है, हैवी है, तो एक काम करो ना, उसके नीचे आप पहिया लगा लो, यानी कि उस बॉक्स के नीचे आप व्हील्स लगा लो। तो व्हील्स लगाने से होगा क्या? बॉक्स को धक्का देना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। कैसे? आप कभी शॉपिंग पे जाते होंगे तो हमारे पास क्या होती है, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हमारे पास ट्रॉली होती है या हमारे पास बास्केट होती है। जब सामान कम होता है तो हम बास्केट का यूज़ करते हैं, जो सामान बहुत ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ट्रॉली का यूज़ करते हैं। तो ट्रॉली में हम दुनिया भर की सारी चीज़ें जो है ना भर लेते हैं, लेकिन फिर भी उस ट्रॉली को मूव करना, उसको चलाना हमारे लिए बहुत ही जो है ना मज़ेदार काम होता है। क्यों भाई? उस ट्रॉली में तो बहुत सारा सामान है, लेकिन फिर भी उसको हम आसानी से जो है ना धक्का मार करके चला लेते हैं, उसमें हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? व्हील्स प्रेजेंट है, पहिए प्रेजेंट है, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि उसको चलाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर यकीन ना हो तो एक काम करो, उस ट्रॉली में जो भी आपने सामान भरा हुआ है ना, अब उस सामान को आप एक सिंपल बास्केट में भर लो और सिंपल बास्केट को आप पुश करो। आपको ये रियलाइज होगा कि जब वो सामान ट्रॉली में था तो ट्रॉली को पुश करना आसान था, जब सेम सामान हमने एक बॉक्स में भर दिया है जिसके नीचे व्हील्स नहीं लगे हैं, उस बॉक्स को पुश करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई? सामान तो उतना ही था, जो ट्रॉली में था उतना ही हम बोल रहे हैं कि बॉक्स में था, लेकिन बॉक्स में धक्का मारना डिफिकल्ट है। ट्रॉली में धक्का मारना क्या है? ट्रॉली में धक्का मारना ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, व्हील्स लगे हुए हैं। आई बात समझ में? तो हुआ क्या, हमने जो है ना अब अपने बॉक्स में व्हील्स लगा लिए हैं और व्हील्स लगे हुए इस बॉक्स को अब हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ताकि क्यों? ताकि ये पॉइंट बी तक पहुंच जाए। तो इस समय जब आपके बॉक्स में व्हील्स लग चुके हैं, इस समय आप बॉक्स के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स को मैंने नाम दिया है क्या, F3। ऐसा नहीं कि पहिया लगा करके छोड़ दिया बॉक्स कि अब जाए, जहाँ जाना होगा चला जाएगा, नहीं जाना होगा हमें कोई मतलब नहीं है। अरे मतलब है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, व्हील्स लगाते हुए भी आप बॉक्स को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। और कितना लगा रहे हो, F3 लगा रहे हो। तो आपके पास इस एग्जाम्पल में 3 फोर्सेस आ चुके हैं, F1, F2 और F3। F1 वो फोर्स है जो कि आपने बॉक्स के ऊपर तब लगाया है जब वो रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाए इसके लिए आपने F1 लगाया है। F2 कौन सा फोर्स है? ये वो वाला फोर्स है जो कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर तब लगा रहे हो, बॉक्स के ऊपर तब लगा रहे हो जब वो ऑलरेडी मोशन में है, तो वो मूव करता रहे, इसलिए आप उसमें F2 फोर्स लगा रहे हो। और F3 क्या है? F3 ये वो फोर्स है जो कि आप बॉक्स के ऊपर तब लगा रहे हो जब उसके पास क्या आ चुके हैं, व्हील्स आ चुके हैं। तो एग्जाम्पल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप मुझे बस इतना बता दो कि F1, F2 और F3 इन तीनों ही फोर्सेज में बड़ा फोर्स कौन सा होगा? 3 फोर्सेस लग रहे हैं ना, कौन कौन से? F1 लग रहा है, F2 लग रहा है और F3 लग रहा है। तो बताओ F1, F2 या F3 में बड़ा फोर्स कौन सा है? मेरे हिसाब से तो ये जो फोर्स है ना, F1 फोर्स, ये सबसे बड़ा होना चाहिए। F2 और F3 सबसे बड़ा कौन सा फोर्स होना चाहिए? ये F1 फोर्स होना चाहिए। आई होप आपका जो जवाब है वो F1 ही आया होगा। और अगर नहीं आया है F1, कुछ और आया है, F2 आया है, F3 आया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस सेशन के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इन तीनों ही फोर्सेस में बड़ा फोर्स कौन सा है, F1 है। एक्चुअली F1 बड़ा फोर्स इसलिए है क्योंकि जिस समय हम बॉक्स को मोशन रेस्ट से मोशन में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस समय एक अलग फ्रिक्शन लग रहा है। जिस समय बॉक्स मूव कर रहा है उस समय एक अलग फ्रिक्शन लग रहा है, और जिस समय बॉक्स के नीचे क्या आ गए हैं, व्हील्स आ गए हैं, पहिए आ गए हैं, उस समय कुछ और ही फ्रिक्शन लग रहा है। यानी कि इस केस में 3 फ्रिक्शन जो है ना लगने वाले हैं। जिस समय आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आने की कोशिश कर रहा है, हाँ टू बी मोर स्पेसिफिक मुझे ये बोलना चाहिए कि जिस समय आपका जो हैवी बॉक्स है वो रेस्ट से मोशन में आने की कोशिश कर रहा है, उस समय एक अलग फ्रिक्शन लग रहा है। जब वो मोशन में आ चुका है तो अलग लग रहा है फ्रिक्शन, और जिस समय उसके नीचे पहिए आ चुके हैं और पहियों के सहारे वो मूव कर रहा है, उस समय फ्रिक्शन कोई और सा लग रहा है। तो क्योंकि इस पूरे एग्जाम्पल में 3 अलग अलग फ्रिक्शन लग रहे हैं, इसीलिए F1, F2 और F3 में सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है, F1 है। कैसे समझे इस बात को? चलो अब आते हैं हम कहाँ, अपने फर्स्ट टाइप के फ्रिक्शन के ऊपर। बेसिकली फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अपने फर्स्ट टाइप की, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी गई है इसकी। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो ये है, हम सबको पता है कि फ्रिक्शन कब लगता है, जैसे ही दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेस हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फ्रिक्शन फोर्स हम बोलते हैं कि लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कब लग रहा है कि जैसे ही, मतलब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स तो आ गए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे को टच भी कर लिया है। भाई प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आया ना कि फ्रिक्शन क्या है, एक नॉन कांटेक्ट सॉरी एक कांटेक्ट फोर्स ही तो है ना, कि जैसे ही दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आए और उनके सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि लगना शुरू हो जाता है। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे को कांटेक्ट भी कर लिया है, उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के जो दो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हैं। अब क्या होगा, अब एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा। तो उस समय जब एक ऑब्जेक्ट, ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट नंबर 1, जब एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा ना, तो उस कोशिश के दौरान ही जो फ्रिक्शन लगने वाला है उसे हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोशिश करने का मतलब क्या है, अभी ऑब्जेक्ट 1, अभी डब्बा 1 डब्बा 2 के ऊपर मूव कर नहीं रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि वो डब्बे 2 के ऊपर क्या करे, मूव करना शुरू कर दे। तो जिस समय वो कोशिश कर रहा है ना मूव करने की, मूव हुआ नहीं है, फर्क है देखो दोनों में, एक होता है मूवमेंट शुरू हो जाना, एक होता है मोशन शुरू हो जाना, और एक है क्या, मोशन को शुरू करने की कोशिश। तो जिस समय डब्बा 1 डब्बा 2 के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है, उसी कोशिश के दौरान जो फ्रिक्शन लग रहा है दोनों ही डब्बों के सरफेसेस के बीच में, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। So the maximum frictional force present between any two objects when one object just tends to move, यानी कि वो मूव करने की कोशिश कर रहा है और tends to slip over the surface of other object is called what, static friction। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा ना तो फ्रिक्शन कोई और सा लगेगा, अभी वो आप बोल सकते हो कि बस क्या कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, उसने अपना मोशन शुरू करा नहीं है। तो इस कोशिश के दौरान जो फ्रिक्शन लगेगा दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, उसे हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। आप बोलोगे कि मैम इस फ्रिक्शन का नाम स्टैटिक क्यों पड़ा है, अभी बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आगे पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एक तरह का स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता है, बिकॉज एन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग, इट डज नॉट एक्चुअली मूव। ऑब्जेक्ट अभी मूव कर नहीं रहा है, बस वो क्या कर रहा है, अभी मूव करने की शुरुआत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब कि ऑब्जेक्ट ने अभी मूव करना शुरू करा ही नहीं और शुरुआत में ही क्या लग चुका है, फ्रिक्शन लग चुका है। तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टार्टिंग फ्रिक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, कि अभी मूवमेंट हुआ नहीं है, अभी मोशन में आया नहीं है ऑब्जेक्ट, बस वो मूव करना या दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लिप करना शुरू करने वाला है, उसकी कोशिश करने वाला है। द ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टैटिक और स्टेशनरी इन दिस केस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस केस में इस फ्रिक्शन के कारण जो ऑब्जेक्ट है ना वो कैसा रहता है, स्टैटिक रहता है, वो स्टेशनरी रहता है। इसीलिए इस फ्रिक्शन का नाम क्या पड़ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि एक ऐसा फ्रिक्शन जो कि बिल्कुल मोशन के शुरुआत में ही लग गया हो। मोशन की शुरुआत में भी छोड़ो, मतलब अभी मोशन अभी शुरू हुआ नहीं है, मोशन की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फ्रिक्शन लग गया है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब इसलिए वो क्या बोला जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। When we demonstrate the static friction with a wooden block and a tabletop by performing एक्टिविटी एज फॉलोज। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या, एक एक्टिविटी की जिसकी हेल्प से हम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी में क्या है, हमारे पास एक टेबल टॉप है, यानी कि टेबल का एक सरफेस है, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये टेबल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को हम क्या करना चाह रहे हैं, टेबल के ऊपर मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मूव करवा सकते हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपने क्या करा है, एक स्प्रिंग बैलेंस जो है ना फिक्स किया हुआ है ब्लॉक के ऊपर, ठीक है ना। ब्लॉक के साथ आपने एक स्प्रिंग बैलेंस को फिक्स किया हुआ है। बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस हम बोलते हैं कि फोर्स को मेजर करता है, कि फोर्स कितना लग रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज कर सकते हैं। हुआ क्या, अच्छा इस ब्लॉक को हम मूव तो करना चाहते हैं टेबल पे, लेकिन हम मूव कैसे करवा रहे हैं, इस बार फॉर अ चेंज हम पुश नहीं करेंगे, इसको हम पुल करेंगे। कैसे पुल करेंगे, तो ये जो आपको स्प्रिंग बैलेंस दिख रहा होगा ना, एक तरफ से तो ये ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, दूसरे एंड से हम क्या करेंगे, दूसरे एंड से इस स्प्रिंग बैलेंस को हम खींचेंगे। हम वहां खड़े हैं, ठीक है ना, हम वहां खड़े हैं और हम स्प्रिंग बैलेंस को क्या कर रहे हैं, पकड़ करके खींच रहे हैं। तो अगर स्प्रिंग बैलेंस को हम खींचेंगे तो अल्टीमेटली जो ब्लॉक लगा हुआ है उसके साथ जो अटैच्ड है वो ब्लॉक भी तो खींचेगा ना। आई बात समझ में। तो सीधी सी बात है, सपोज हमने जो है ना इस समय ब्लॉक को खींचने के लिए कितना फोर्स लगाया है, 1 न्यूटन फोर्स लगाया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता कि हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया है, अरे तो ये स्प्रिंग बैलेंस इसीलिए तो लगा के रखा है। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, अपनी रीडिंग्स बताएगा ना। इसकी रीडिंग क्या है भाई, हमने स्प्रिंग बैलेंस को पुल किया, उसको खींचा, है ना, उसको खींचने के कारण मतलब क्या, जो ब्लॉक है वो भी खींच रहा है। तो कितने फोर्स के साथ खींच रहा है भाई, पुल क्या है, फोर्स ही तो है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस ने रीडिंग दिखाई कितनी, 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन क्या लग रहा है, अभी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है। लेकिन क्या इस 1 न्यूटन फोर्स से ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो तो अभी भी कैसा है, रेस्ट पे है। याद करो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक भाई साहब वाला एग्जांपल दिया था कि भाई साहब जो है अलमारी को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलमारी है कि धक्का खा ही नहीं रही है, वो अपनी जगह से जरा भी जो है ना डिस्प्लेस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि अलमारी मूव नहीं करना चाहती, वो तो फ्री है कि भाई मुझे कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, वहां रख लो, कहीं भी आप मुझे ना मूव करा सकते हो, अलमारी मना नहीं कर रही है। लेकिन जिस ग्राउंड के ऊपर अलमारी मूव करना चाह रही है वो ग्राउंड क्या कर रहा है, एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है अलमारी के ऊपर, कि भाई साहब फोर्स लगा भी रहे हैं लेकिन अलमारी आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ग्राउंड क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। और भाई साहब जो फोर्स लगा रहे थे उसको बैलेंस करने के लिए आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स आ गया था। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, भाई साहब के द्वारा लगाए गए फोर्स को बैलेंस कर रहा था, जिसके कारण नेट फोर्स अलमारी के ऊपर आ गया 0। और अगर नेट फोर्स 0 आ गया अलमारी के ऊपर तो जो अलमारी है वो मूव करेगी ही क्यों। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि आपने ब्लॉक को खींचा, तो कितना खींचा, तो 1 न्यूटन के फोर्स के साथ आपने खींचा, स्प्रिंग बैलेंस ने वो शो कर दिया है, इंडिकेट कर दिया है। लेकिन इस 1 न्यूटन के फोर्स के एप्लीकेशन के बाद भी जो ब्लॉक है वो नहीं खिसका। क्यों नहीं खिसका, इसीलिए नहीं खिसका क्योंकि उसके ऊपर क्या लगने वाला है, फ्रिक्शन लगने वाला है। भाई ये जो आपका ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक सीधी सी बात है टेबल के कांटेक्ट में आ चुका है, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आ चुके हैं। कौन कौन से हैं वो 2 ऑब्जेक्ट, एक तो है आपका टेबल, मतलब एक है आपकी टेबल और दूसरा है क्या, आपका ब्लॉक। तो 2 ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आ गए हैं, दोनों के ही सरफेसेस क्या हो चुके हैं, कांटेक्ट में आ चुके हैं। तो दोनों के ही सरफेसेस के ऊपर जो इररेगुलरिटीज प्रेजेंट है वो क्या करेंगी, आपस में उलझ जाएंगी, एंटेंगल हो जाएंगी, इंटरलॉकिंग हो जाएगी, जिसके कारण क्या लगने वाला है, फ्रिक्शन लगेगा। और हम सबको पता है कि फ्रिक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन लगता है मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम बॉक्स को मूव करना चाह रहे हैं तो बॉक्स नहीं है, ये ब्लॉक है, तो ये जो ब्लॉक है ये मूव कहाँ करेगा, ये ब्लॉक हम बोल रहे हैं कि राइट डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मूव करेगा। तो जाहिर है इसके ऊपर जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, लेफ्ट में ही तो लगेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि पुल हम यहाँ कर रहे हैं ब्लॉक को, तो ब्लॉक जाएगा भी राइट में, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो जो हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया है उस फोर्स से कुछ हुआ क्यों नहीं, ब्लॉक हिला क्यों नहीं, इसलिए नहीं हिल पाया क्योंकि फ्रिक्शन ने क्या कर दिया, फ्रिक्शन भी हम बोल रहे हैं कि 1 न्यूटन का ही लग रहा है। अब हम सबको पता है कि अगर फोर्स के एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर आप इस केस में ब्लॉक के ऊपर नेट या रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, +1 यहाँ, -1 वहाँ, मतलब कि कितना हो जाएगा, 0। तो जब रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो ब्लॉक किस खुशी में मूव करेगा ही नहीं। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसके ऊपर और जो है ना फोर्स लगाते हैं। कितना लगा दिया इस बार हमने लगा दिया 2 न्यूटन का फोर्स। कैसे लगा दिया भाई, जो स्प्रिंग बैलेंस है ना उसमें दिखाई दे रहा है। तो स्प्रिंग बैलेंस से हमने मतलब ये पता कर लिया कि हमने अब क्या करा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। तो फिर भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाने के बावजूद जो फ्रिक्शन है वो जो है ना बिल्कुल भी मतलब जो 2 न्यूटन का जो फोर्स हमने लगाया है उस फोर्स के बावजूद जो ब्लॉक है वो नहीं अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है,
इसका मतलब जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन अभी भी क्या कर रहा है, 2 न्यूटन जो हमने फोर्स लगाया है उसको बैलेंस कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया ब्लॉक के ऊपर तो वो कभी भी जो है ना मूव नहीं करेगा। 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था तो उस 1 न्यूटन के फोर्स को फ्रिक्शन के फोर्स ने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो इस 2 न्यूटन के फोर्स को भी क्या कर रहा है, ये वाला फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। यानी कि हमारे पुलिंग फोर्स के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, खुद को चेंज कर रहा है। हमारा पुलिंग फोर्स बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। इस 3 न्यूटन का फोर्स लगाने के बावजूद जो हमारा बॉक्स है वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं खिसका। क्यों नहीं खिसका, क्योंकि अब फ्रिक्शन फोर्स ने अपने आप को और बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया, तो 3 न्यूटन के बराबर ही कर लिया। तो पुलिंग फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अब फिर से इस ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, 0 रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो ब्लॉक क्यों जो है ना अपनी जगह से खिसकेगा। तो हमारे पुलिंग फोर्स के हिसाब से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने आप को इंक्रीज करता जा रहा है। एक और काम करते हैं, अब हम करते हैं क्या, 4 न्यूटन फोर्स। इस 4 न्यूटन के फोर्स के एप्लीकेशन से क्या होना चाहिए था, ब्लॉक को अब तो खिसकना चाहिए था, लेकिन ब्लॉक अब भी नहीं खिसका। क्यों नहीं खिसका, क्योंकि फ्रिक्शन ने अपने आप को और इंक्रीज कर लिया। फ्रिक्शन ने अपने आप को अब 3 से 4 न्यूटन कर लिया, टू बी मोर स्पेसिफिक -4 न्यूटन कर लिया। तो +4 न्यूटन -4 न्यूटन 0 हो जाएगा ब्लॉक के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, ब्लॉक फिर भी मूव नहीं करेगा। अब एक काम करते हैं, अब जो है ना हम क्या करेंगे, 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं ब्लॉक के ऊपर। तो 5 न्यूटन के फोर्स लगाने पर हुआ क्या, अब जो हमारा ब्लॉक है ना वो आप बोल सकते हो कि शायद खिसकना शुरू कर देगा। आप बोलोगे कि मैम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 न्यूटन तक जब हमने फोर्स लगाया था तो हमारे पुलिंग फोर्स के हिसाब से जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो भी तो अपने आप को इंक्रीज कर रहा था ना। तो जब आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो क्या अब फ्रिक्शन अपने आप को इंक्रीज नहीं करेगा, कर सकता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स को ना इंक्रीज करने की भी क्या होती है, उसकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो हमेशा अपने आप को इंक्रीज करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट तक जो है ना, एक सर्टेन वैल्यू तक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके बाद में फिर वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा, और मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने के बाद अब अपने आप को वो इंक्रीज नहीं कर सकता। सपोज 5 न्यूटन क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है। अब इस 5 न्यूटन के बाद फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को इंक्रीज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या, कि अब नेक्स्ट टाइम अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो अब ये ब्लॉक क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब आपका जो पुलिंग फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। अभी तक आप जो भी पुलिंग फोर्स लगा रहे थे उसको बैलेंस करने के लिए, अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, वो अपने आप को लगातार अपनी वैल्यू बढ़ाता जा रहा था। लेकिन उसकी वैल्यू जो बढ़ रही जो वैल्यू है ना, उसको भी आप बोल सकते हो कि उसकी एक लिमिट है, सर्टेन लिमिट है। एक लिमिट के बाद में अब वो बढ़ने वाला नहीं है। तो हमने बोला कि सपोज 5 न्यूटन क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब 5 न्यूटन के बाद फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप अब 5 न्यूटन से ज्यादा का पुलिंग फोर्स लगाओगे ना तो ब्लॉक हमारा आसानी से क्या होने लगेगा, डिस्प्लेस होने लगेगा। अब मैं आपको बताऊं तो ये जो जिस फ्रिक्शन की अभी तक हम बात कर रहे थे, इसे हम पता है क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ही। स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्या करता है, तब लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ऑब्जेक्ट क्या हो, मूव करने की कोशिश कर रहा हो। तो जब तक हम 1 से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे उस पूरे प्रोसीजर के दौरान जो ब्लॉक है वो टेबल पे मूव करने की कोशिश कर तो रहा था। तो जिस समय ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा होता है ना, भाई 1 से 5 न्यूटन के फोर्स के दौरान ऑब्जेक्ट ने मूव शुरू करा नहीं था, उसका मोशन शुरू हुआ नहीं था। वो मोशन आप बोल सकते हो कि मूव करने की कोशिश कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था कि वो किसी तरीके से मोशन में आ जाए, लेकिन वो मोशन में नहीं आया। तो जब तक वो मोशन में नहीं आया तब तक मतलब क्या रहा था, उस पर फ्रिक्शन लग रहा था, और उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम स्टैटिक क्यों पड़ा है, क्योंकि जब तक ये लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर तब तक ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, रेस्ट पे रहता है, स्टेशनरी पे रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को हमारे पुलिंग फोर्स के हिसाब से क्या करता है, चेंज करता है, इंक्रीज करता रहता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन को अपनी जो वैल्यू है इंक्रीज होने वाली, वो अपनी वैल्यू को एक सर्टेन वैल्यू तक ही इंक्रीज कर सकता है, उसके बाद में वो और इंक्रीज नहीं कर सकता है।
तो 5 न्यूटन क्या हो जाएगी, 5 न्यूटन आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब इसके बाद में जैसे ही आप और वैल्यू बढ़ाओगे अपने पुलिंग फोर्स की, तो आपका जो ब्लॉक है वो मूव करना शुरू कर देगा। तो क्या अब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा होता है या स्लाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस के बीच में, उसे हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। इसीलिए इस फ्रिक्शन का नाम क्या पड़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम पड़ा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को पुलिंग फोर्स के या हमारे फोर्स के अकॉर्डिंग बैलेंस करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक ही इंक्रीज करेगा। मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने के बाद अब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को और इंक्रीज नहीं कर सकता। और अगर इंक्रीज नहीं करेगा, इसका मतलब क्या कि हमारा जो फोर्स होगा, पुलिंग या पुशिंग जो भी होगा, वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन को किसी ने ओवरकम कर लिया, इसका मतलब क्या कि हमारे उस फोर्स के कारण जो ब्लॉक है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं दे रहा था, लेकिन अगर आपने एक ऐसा फोर्स लगा दिया जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से कैसा है, ज्यादा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, तो क्या होगा, वो वाला फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा और इसके कारण जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगेगा। सो आई होप स्टैटिक फ्रिक्शन अब सबके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गया। अब थोड़ी और बात हम कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उम्मीद करती हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, समझाई हैं, वो सबको समझ में आई होंगी। बहुत ही बेसिक से जो है ना, मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन को समझाने की कोशिश करी है एकदम बेसिक एग्जाम्पल के साथ। स्टैटिक फ्रिक्शन comes into play when we try to move a stationary object which is at rest. स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कैसा हो, रेस्ट पे हो, स्टेशनरी हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जब हम मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, उसको जब हम मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश के दौरान जो फ्रिक्शन लगता है उसी को हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सीधी सी बात है, आप ये बोल सकते हो ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, रेस्ट पर ही रहता है। जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगा। देखो ना, इसके पहले जो हमने एक्टिविटी पढ़ी, इस एक्टिविटी में हुआ क्या, जब तक हम 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन तक का फोर्स लगा रहे थे, तो उस 5 न्यूटन तक के फोर्स को जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लग रहा था, 5 न्यूटन ही लग रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमारे फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपने आप को एक सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज किया, लेकिन इस मैक्सिमम वैल्यू पे, 5 न्यूटन की मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, अब स्टैटिक फ्रिक्शन ने गिव अप कर दिया कि भैया 1 से 5 न्यूटन तो हम अपने आप को इंक्रीज करा सकते हैं, लेकिन इंक्रीज करने की भी तो कोई हद होगी ना, हद के ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। हद के ऊपर क्या होगा कि हमारे द्वारा लगाया गया जो फोर्स होगा ब्लॉक के ऊपर वो बड़ा हो जाएगा, वो ओवरकम कर लेगा स्टैटिक फ्रिक्शन को, जिसके कारण अब किसकी चलेगी, जो बड़ा होता है उसी की चलती है। बड़ा कौन है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो है, कितना है, 5 न्यूटन से ज्यादा है, सपोज कितना है, तो 6 न्यूटन है। तो अब किसकी चलने वाली है, 6 न्यूटन फोर्स की चलेगी, और इस फोर्स के कारण जो ब्लॉक है अब वो मोशन में आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक लगा, जहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को इंक्रीज कर सकता था उसने किया। तो जब तक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तब तक तो आपका ब्लॉक रेस्ट पे है, इसीलिए इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तब तक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ही रहता है। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू इसकी पहुंची, उसके बाद में हमारे फोर्स ने इसको ओवरकम किया, फिर इसके बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है। अब हमारे फोर्स की चलेगी और उस फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा। तो जब तक लगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और जहां लगना बंद हुआ वहां से ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। क्लियर है। अब मोशन में आने का मतलब ये नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है तो अब उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। अरे भाई, अगर वो रेस्ट से मोशन में आ गया है तो माना कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, लेकिन अब कोई दूसरा फ्रिक्शन होगा, एक और टाइप का फ्रिक्शन होगा जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला है, और उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हम बोलेंगे क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली और स्लाइड्स
over the surface of another object is known as sliding friction. फंक्शन नहीं, फ्रिक्शन होगा, ठीक है. द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट when one object moves slowly or slides over the surface of another object is known as sliding friction. यानी कि जिस समय एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है, कोशिश नहीं, वो अब मूव कर ही रहा है, सच में मूव कर रहा है, ठीक है ना. तो एक ऐसा केस जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है, उस समय उसके मूवमेंट के दौरान, उसके मोशन के दौरान, जब वो स्लाइड कर रहा है, उसके स्लाइडिंग के दौरान जो दोनों ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, उसे हम बोलेंगे क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Thus sliding friction comes into play when an object is sliding या moving slowly but continuously. ऐसा नहीं कि रुक रुक के चल रहा है, नहीं, कंटिन्यूसली वो मूव कर ही रहा है, भले धीरे धीरे चले लेकिन चल तो रहा है कंटिन्यूसली. उस समय जो फोर्स लगेगा, उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा, उसे हम बोलेंगे क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. आई बात समझ में. अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे ये बताओ कि F1, F2 या F3. सेशन की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि F1 और F2 और F3 में सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है, तो मैंने बोला कि भाई F1 सबसे बड़ा फोर्स है. F1 हम बोल रहे हैं कि F2 से भी बड़ा है और F3 से भी बड़ा है. अब मैं बात करती हूँ F2 की, यानी कि वो वाला फोर्स जो कि हम कब लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब वो ऑलरेडी कैसा है, मोशन में है, तो वो मोशन में बना रहे और अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. उस पॉइंट के लिए, उस चीज़ के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो फोर्स F2 फोर्स क्या F3 फोर्स से बड़ा होगा या छोटा होगा. F1 तो हमने मान लिया कि वो सबसे ही बड़ा है. अब मैं बात कर रही हूँ F2 और F3 की, कि F2 जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कैसा है, F3 से छोटा है या F3 से बड़ा है. तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, इसको हम एक और, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी जो है ना परफॉर्म करते हैं. इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है, सेटअप हमारा वही है, हमारे पास एक टेबल है, उसके ऊपर हमने क्या रखा है, ब्लॉक रखा है. इस ब्लॉक को हम कैसे मूव कराएंगे, तो सीधी सी बात है, एक स्प्रिंग बैलेंस को हम इससे जोड़ देंगे और स्प्रिंग बैलेंस को हम पकड़ करके खींचेंगे. स्प्रिंग बैलेंस क्यों लगाया है, क्योंकि हम एग्जैक्टली पता करना चाह रहे हैं कि भाई जो हम पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं या जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है. तो अब क्या हुआ, ब्लॉक था, उस पर हमने जो है स्प्रिंग बैलेंस लगाया. स्प्रिंग बैलेंस को हमने खींचा, कितना खींचा, तो सपोज 2 न्यूटन के फोर्स के साथ हमने खींचा. तो 2 न्यूटन के फोर्स के साथ जब हमने ब्लॉक को खींचा तो ब्लॉक नहीं मूव हुआ. क्यों नहीं ब्लॉक मूव हुआ, क्योंकि 2 न्यूटन का जो हमने फोर्स लगाया है उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन भी कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का ही लग रहा है. अब हम क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 5 न्यूटन के फोर्स को लगाने के कारण जो फ्रिक्शन है वो भी कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है. और ये कौन सा फ्रिक्शन है भाई, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन. अब तो पढ़ लिया है ना, अब तो आप बता सकते हो कि भाई रेस्ट पे है, ब्लॉक रेस्ट पे, तो कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा. अब क्या हुआ, आपने लगा दिया 6 न्यूटन का फोर्स. ये 6 न्यूटन का जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है. तो अब जो आपका ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा. अब ये जो ब्लॉक है ना, ये बाकायदा आपके टेबल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है. अब जिस समय ये स्लाइड कर रहा है उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगना बंद हो गया, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगना बंद हो गया, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को खींच रहे हैं. ऐसा नहीं कि खींच के पकड़ कर छोड़ दिया, नहीं, छोड़ा नहीं है. अब आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूसली ब्लॉक को मूव करते ही जा रहे हो, यानी कि मतलब ब्लॉक तो मूव कर ही रहा है, स्लाइड तो कर ही रहा है, आप ब्लॉक को कंटिन्यूसली पकड़ के खींचते ही जा रहे हो स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू. अब जिस समय ब्लॉक आपका ऑलरेडी मोशन में आ चुका है और जिस समय आप इस मूविंग ब्लॉक को क्या कर रहे हो, पकड़ करके खींच रहे हो, उस समय फोर्स कितना लग रहा है, तो उस समय फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन. ये किसने बताया है, ये बताया है हमारे स्प्रिंग बैलेंस ने. स्प्रिंग बैलेंस ये बोल रहा है कि जिस समय ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस समय ब्लॉक मूव कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, उस समय जो आप फोर्स लगा रहे हो ब्लॉक के ऊपर वो कितना है, 4 न्यूटन का है. तो आप बोलोगे कि मैम हाउ इज दैट पॉसिबल. भाई शुरुआत में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, 5 न्यूटन आई थी. आपने 5 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए 6 न्यूटन क्या करा था, फोर्स लगाया था, पुलिंग फोर्स लगाया था, तब जाकर के ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट से मोशन में आया था. अब आप ये बोल रहे हो कि जिस समय आपका बॉक्स कैसा है, ऑलरेडी मोशन में है, तो उस ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितना हो गया, वो 4 न्यूटन हो गया. तो ये कैसे पॉसिबल है भाई, 100% पॉसिबल है. ये आप अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करके देख सकते हो कि एक भारी सा बक्सा जिसे आप
रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो उस समय आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक बार वो मोशन में आ गया ना, तो मोशन में आने के बाद अब वो मोशन में कंटिन्यू रहे, वो चलता ही रहे, इसके लिए जो अब आप फोर्स लगाओगे उसके ऊपर, वो फोर्स आपके पहले वाले फोर्स से छोटा ही होगा, वो कम ही होगा। और ये स्प्रिंग बैलेंस क्या कर रहा है, उसी चीज़ को आप बोल रहे हो कि उस चीज़ की गारंटी दे रहा है कि हाँ भाई ऐसा ही होता है कि एक बार ऑब्जेक्ट जो है ना स्लाइड करने लगा, वो मोशन में आ गया, तो वो मोशन में बना रहे, वो मूव करता रहे। उस समय जो हम फोर्स लगाएंगे वो आप बोल सकते हो कि कैसा होने वाला है, 6 न्यूटन से छोटा होने वाला है, 4 न्यूटन होने वाला है। जो फोर्स हमने पहले लगाया था ताकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाए, वो फोर्स बड़ा था, 6 न्यूटन था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट मोशन में बना रहे, वो चलता रहे, इसके लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कैसा होगा, 4 न्यूटन होगा। तो ये जो 4 न्यूटन फोर्स जो हम लगा रहे हैं ना, इसको बैलेंस करने के लिए भी तो फ्रिक्शन लगेगा। और ये फ्रिक्शन क्या होगा, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए भी फोर्स लगेगा। उस बैलेंसिंग या अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स ही बोलेंगे। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स हम बोल रहे हैं कि 4 न्यूटन के बराबर ही होगा। याद करो, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम सेम स्पीड के साथ मूव करना चाह रहे हैं, रेस्ट से मोशन में लेकर के आना है तो फोर्स लगेगा, मोशन से रेस्ट पे लेकर के आना है तो फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो चलता रहे सेम स्पीड के साथ, तो उस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप बोलोगे कि मैम अब आप क्यों फोर्स लगा रहे हो, तो कोई बात नहीं ना भाई, देखो आपका जो ब्लॉक है ना वो टेबल के ऊपर मूव कर रहा है। ब्लॉक और टेबल दोनों के ही सरफेसेस कैसे हैं, उनमें इररेगुलरिटीज़ हैं। तो अगर आपने 6 न्यूटन का फोर्स लगा करके ब्लॉक को छोड़ दिया कि अब वो मूव होता रहेगा, तो वो मूव नहीं होता रहेगा। क्यों नहीं होता रहेगा, क्योंकि दोनों ही सरफेसेस की जो इररेगुलरिटीज़ है वो आपस में उलझ जाएंगी, और उलझने के बाद आप बोलोगे कि फ्रिक्शन के कारण जो ब्लॉक है वो अल्टीमेटली क्या करेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो रुक जाएगा। आप नहीं चाहते हो कि वो रुके, वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, इसके लिए आप मेक श्योर कर रहे हो कि आप उस पर फोर्स लगाते ही जाओ, ताकि पलट के जो टेबल ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगाने वाली है ना, उस फ्रिक्शन को आपके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या कर सके, बैलेंस कर सके, ताकि नेट फोर्स एक तरीके से ब्लॉक के ऊपर कितना हो जाए, 0 हो जाए, और आपका जो ब्लॉक है वो मूव करता ही रहे। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या बता रहा है कि जब आपका ब्लॉक मोशन में आ चुका है, उस समय जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कितना है, 4 न्यूटन है। शुरुआत में 6 न्यूटन लगाया था, तब जाकर के ब्लॉक रेस्ट से मोशन में आया था। अब जब वो ऑलरेडी मोशन में है तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो, 4 न्यूटन, यानी कि पहले वाले फोर्स से कम फोर्स लगा रहे हो। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा था, 5 न्यूटन लग रहा था, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था, 5 न्यूटन था। और इस समय जब आप 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इस समय स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसा लग रहा है, भाई सीधी सी बात है, आपका ऑब्जेक्ट, आपका ब्लॉक स्लाइड कर रहा है टेबल के ऊपर, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कितना लगेगा, तो वो लगेगा 4 न्यूटन के बराबर ही, लेकिन हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई बात समझ में। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है। स्प्रिंग बैलेंस की इस एक्टिविटी से हमें समझ में आ गया है। अब सवाल यह है कि मैम ये क्यों हो रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा। चलो देखते हैं कि why sliding friction is smaller or less than the static friction. This can be explained as follows. When an object has already started moving or sliding, the irregularities on its surface do not get enough time to lock into the irregularities on the surface of the other object completely. जिस समय आप दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लेकर के आते हो, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में जो इररेगुलरिटीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपस में उलझ जाती हैं, उनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है। लेकिन अगर एक बार ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया है, मूव करना शुरू कर दिया है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के ऊपर जो इररेगुलरिटीज हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपस में जो है ना कंप्लीटली क्या हो जाए, इंटरलॉक हो जाए। शुरुआत में जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो इंटरलॉकिंग कैसी है, मजबूत है। लेकिन एक बार अगर ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, स्टैटिक फ्रिक्शन को, मतलब हमने क्या किया है, स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करके फोर्स लगा करके ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मूव करवाने लगे हैं, तो उस मोशन के दौरान दोनों ही सरफेसेस की जो इररेगुलरिटीज है उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वो आपस में क्या हो जाए, कंप्लीटली एंटेंगल्ड हो जाए या कंप्लीटली इंटरलिंक्ड हो जाए, इंटरलॉक्ड हो जाए।
Since the interlocking of the two surfaces is less when an object has already started moving, therefore the sliding friction is smaller than the static friction. आपके दिमाग में आएगा कि मैम हमने ये जो एक्टिविटी करी थी इसमें स्प्रिंग बैलेंस ने 4 न्यूटन की रीडिंग क्यों दिखाई, कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना है, 4 न्यूटन है, यानी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है वो भी कितना लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है। तो ऐसा क्यों? शुरुआत में तो 6 न्यूटन का फोर्स लगा था, तब जाकर के जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में आया था। तो इसको मोशन में बरकरार रखने के लिए हमें 6 या 6 से ज़्यादा 7, 8, 9, 10 ऐसा फोर्स लगाना चाहिए था। उल्टा यहाँ तो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है ना, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सर्फेसिस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ है उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो अपने आप को क्या करे, कंप्लीटली इंटरलॉक कर लें। तो अगर इंटरलॉकिंग प्रॉपर होगी ही नहीं तो फ्रिक्शन कम लगेगा ना, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन था कितना, 5 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू उसकी, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना लगा है, 4 न्यूटन लगा है। आई बात समझ में? चलो आगे क्या है हमारे पास। Since the interlocking of the two surfaces is less when an object has already started moving, therefore the sliding friction is smaller than the static friction. Now, since the sliding friction is smaller than the static friction, it is easier to keep an object moving which is already in motion than to move the same object from rest or stationary position. Obvious ये बात है, ये समझ में आ गया हमें जो sliding friction है वो कैसा है, छोटा है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है उसको मोशन में लाना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू एक ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी मोशन में है। तो उस मोशन को बरकरार रखने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, जो मेहनत हम करते हैं, वो मेहनत कैसी होती है, कम ही होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, लास्ट एक और टाइप का फ्रिक्शन बचा है जिसको हम बोलते हैं क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ व्हील rolls over the surface of another object, the resistance to its motion is called rolling friction. अब एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, ना मूव ना स्लाइड, क्या करता है, जब वो रोल करता है तो उस रोलिंग के दौरान दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इट इज ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। हमेशा जो है ना, एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रोल करना क्या होता है, हमेशा आसान होता है एज कंपेयर टू स्लाइड। स्लाइड करवाना डिफिकल्ट होता है, अगर आप रोल करवाओगे तो रोल करना आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? सो रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। दस रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। कैसे? एक और एक्टिविटी करते हैं, एक टेबल लो, टेबल के ऊपर जो बुक है उसको आप पुश करने की कोशिश करो या उसको आप खींचो, कुछ भी करो, बस किसी भी तरीके से बुक को टेबल के ऊपर आप स्लाइड करवाओ। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, इसी मतलब एक्टिविटी का दूसरा पार्ट, कि अब आप टेबल के ऊपर कुछ 2-3 पेंसिल रख दो और उन पेंसिल के ऊपर आप क्या करो, अब बुक रखो। अब इस बुक को जो कि पेंसिल के ऊपर रखी गई है, इस बुक को आप धक्का देने की या खींचने की कोशिश करो। कौन से वाले केस में बुक को स्लाइड करना या बुक को मूव कराना ओवर द टेबल आसान होगा? तो आप बोलोगे कि मैम जिस समय हम बुक को पेंसिल के ऊपर रख करके मूव करवा रहे हैं टेबल के ऊपर, वो वाला केस ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इस समय जब आपकी टेबल क्या है, जब आपकी बुक क्या है, पेंसिल्स के ऊपर रखी गई हैं, तो पेंसिल्स क्या कर रही हैं, वो टेबल के सरफेस के ऊपर रोल कर रही हैं। तो चीज़ों की रोलिंग स्लाइडिंग से क्या होती है, आसान होती है। An activity to demonstrate that it is much easier to roll an object over another object than to slide it, and it will also show that the rolling friction is much smaller than the sliding friction. तो ये जो मैंने आपको अभी एक्टिविटी बताई है, ये वही बता रही है कि आपके पास टेबल थी, उसमें पहले आपने क्या करा, बुक को स्लाइड करवाया। स्लाइड करवाने में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन अगर आप इस किताब को पेंसिल के ऊपर रख दोगे तो पेंसिल के ऊपर रखने के बाद अब इस बुक को मूव करवाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेंसिल के नीचे, बुक के नीचे जो पेंसिल्स प्रेजेंट हैं, वो पेंसिल क्या कर रही हैं, टेबल के सरफेस के ऊपर रोल कर रही हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि सबसे कम होता है स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों से ही। We conclude that when an object rolls over another object, then rolling friction comes into play between them. Rolling friction is much smaller than sliding friction. Since rolling friction is much less than the sliding friction, it is very easy and convenient to pull heavy luggage like heavy suitcases etc. fitted with
rollers. Heavy machines can be easily moved from one place to another place by placing around logs of wood under them and then pushing with the force of hand. सीधी सी बात है, जो भी आपकी भारी सामान होते हैं, भारी चीज़ें होती हैं, इससे बेहतर कि आप उनको ज़मीन के ऊपर क्या करो, स्लाइड करवाओ, उनके नीचे आप व्हील्स लगवा दो, है ना। तो व्हील्स क्या करेंगे, ग्राउंड के ऊपर रोल करेंगे। तो रोलिंग से हम बोलते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, सबसे कम होगा। तो रोल करना काफ़ी आसान होगा और सिंपली जो है ना मतलब हैवी चीज़ों के नीचे आप रोलर्स लगा करके उनको आप बस हाथों से पुश करोगे तो आपके हाथों के पुश से ही जो वो भारी सामान होगा ना वो आराम से रोल हो जाएगा ग्राउंड पर। Thus, round logs of wood act as rollers, a kind of wheels, and make it much easier to move the heavy machine kept on them. देखो ना यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी के, जैसे हमने पेंसिल्स ली थी ना, पेंसिल तो क्या हुआ, लकड़ी के लॉग का एक छोटा फॉर्म हो गया, मिनिएचर फॉर्म हो गया। बड़ी बड़ी जो मशीन्स होते हैं उनको आप कैसे मूव करा सकते हो ग्राउंड के ऊपर, तो उनके नीचे जो है ना आप लकड़ी के वुडन लॉग्स आप ले लो। ये वुडन लॉग्स हम बोलते हैं कि व्हील्स की तरह ही काम करेंगे। Figures show a large block of stone being moved by the use of rollers. The rollers turn around like the wheels and take the block of stone forward. कौन सी इमेज भैया, भाई ये वाली देखो, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा क्या है, स्टोन है। इस स्टोन को मूव करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नीचे हम गोल गोल लकड़ी के लॉग्स ले रहे हैं, वुडन लॉग्स ले रहे हैं, जो कि क्या करेंगे, पहियों का ही काम करने वाले हैं, रोलर्स या व्हील्स का ही काम करने वाले हैं। तो जब आप इस स्टोन को धक्का दोगे तो धक्का देने से क्या होगा, जो नीचे लकड़ी के लॉग्स लगे हैं ना वो ऐसे गोल 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 घूमना शुरू कर देंगे। गोल घूमने से क्या होगा, वो रोल करना शुरू कर देंगे। और रोलिंग से क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन कैसा होता है, स्लाइडिंग और स्टैटिक दोनों से ही कम होता है। तो सीधी सी बात है, मतलब आप ये मान लो कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कैसा होगा, कम ही होगा। तो अगर आप इस स्टोन को धक्का देने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन ऐसे लकड़ी के लॉग्स के ऊपर रख करके इसको धक्का दोगे तो मेहनत कम लगेगी। क्यों, क्योंकि अब जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कैसा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम है। Thus, rollers are the kind of wheels. Wheel is said to be one of the greatest inventions of mankind. This is because wheels greatly reduce friction by rolling and hence can be used to move even heavy objects like cars, buses, trucks, trains, etc. rather easily. तो सीधी सी बात है, हमारे जितने भी भारी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके नीचे पहिए क्यों लगे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये व्हील्स क्या करते हैं, रोल करते हैं रोड के ऊपर। तो रोलिंग हम बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, बड़ी आसानी से हो जाती है, फ्रिक्शन सबसे कम लगता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने तीनों टाइप्स देख लिए हैं फ्रिक्शन के। हमने स्टैटिक देख लिया है, हमने कौन सा देखा है, अपना स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखा है, और हमने रोलिंग फ्रिक्शन भी देख लिया है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com, और जैसे आप उसको सर्च करोगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे ना, आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के मतलब जब आप इस पेज को और स्क्रॉल करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8 ही देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अब सपोज आपको क्लास 8 की साइंस ही देखनी, तो आप क्या करोगे, 8 पे जाकर के, मतलब साइंस पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे खोल जाएगा क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी बाय विभूति खरे। अब जितने भी अभी तक हमने चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसके कितने लेक्चर्स हैं, टोटल 14 लेक्चर्स हैं। अगर आपको यही चैप्टर देखना है तो आप क्या करोगे, इस पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा इस चैप्टर का फर्स्ट सेशन, जो कि है इंट्रोडक्शन वाला। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के सभी 14 लेक्चर्स देख सकते हो। ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के आप सभी वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर्ली देख सकते हो। फ़ायदा क्या है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का, कि यूट्यूब पे आपकी जो कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती भी है तो उसमें जो सीक्वेंस है वीडियोस का वो काफ़ी हम बोलते हैं कि ऊपर नीचे होता है ना, तो समझ में नहीं आता कि कौन से के बाद कौन सा पढ़ना है, कन्फ्यूजन होती है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो ना, तो एज सच कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होती है।
क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।